हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमारा 120 क्वेश्चंस के जो बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। और आज की वीडियो में भी हम एक से एक खतरनाक क्वेश्चंस आप लोगों को बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। हर एक प्रश्न वो होगा जो बोर्ड एग्जाम जब पेपर आता है तो जिस क्वेश्चंस को 90% बच्चे जिनको छोड़कर चले जाते हैं, आज हम आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को किस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दिखलाने हैं। जिन क्वेश्चंस को हर बच्चा छोड़कर आता है, मेरा वादा है कि वो क्वेश्चंस आप लोग 100% पेपर में जरूर करके आओगे। उसका करने का क्या तरीका है, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी है। और उसके साथ साथ में इस वीडियो के साथ आप लोगों को क्या करना है, बायोलॉजी एक नजर में एक वीडियो वो आप लोगों को देखनी है। उस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि पूरी बायोलॉजी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से आप लोगों के आ जाएंगे, उससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों को बायोलॉजी की फुल फॉर्म वाली वीडियो देखनी है। वो फुल फॉर्म वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें पूरी बायोलॉजी के जितने भी फुल फॉर्म है उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, उसे आप देखेंगे। तीसरे नंबर का काम क्या करना है, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स। बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं हर चैप्टर वाइज, उन सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग वहां से याद करेंगे। चौथे नंबर का काम करना है कि आप जिस टॉपिक को या जिस भी आप चैप्टर को अच्छे से याद कर लें, चैप्टर वाइज मैंने टेस्ट दे रखा है, उस टेस्ट को आप लोग क्या काम करेंगे, वीडियो को देखने के बाद उसे आप खुद से देंगे टेस्ट। पांचवें नंबर का काम करना है आप लोगों को कि मैंने आप लोगों के लिए मतलब 1 से लेकर 10 तक सैंपल पेपर बना दिए हैं। डेली आप लोगों को एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। बस आप लोगों को इतना सा काम करना है। आप लोग देखेंगे कि कम समय में जो आपके पास जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कम समय में आप हर एक प्रश्न को कर पाएंगे और एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और हमारा जो टारगेट है अब की बार 90 पार, आप लोग ही 90 को पार करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक से लेकर नहीं, हम कल बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं और एक एक प्रश्न को आप याद जरूर करना है। वीडियो को 3 बार देखना है, नॉर्मल मोड, 1.5 और 2, 3 बार में वीडियो देखनी है। एक बार वीडियो नहीं देखनी, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, 3 बार देखनी आप लोगों को पड़ेगी। चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले हम इसकी एक पार्ट 1 जो है इसका ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा तो पहले ये जाइए, पहले इसके पार्ट 1 को आप देख लीजिए, उसके बाद में पार्ट 2 आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। पहले कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं तो इस पहले चाहे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को बाद उससे देख सकते हैं, या पहले उसे देख लो उसके बाद इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। या तो ये प्रश्न ऐसे आ सकता है, या फिर प्रकृति में समजात डीएनए का पुनर्योगज कहाँ और कैसे होता है, ऐसे आ सकता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। देखो यहाँ पर जानेंगे हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में, ठीक है ना। चलिए ये है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर, और इसी को हम जैसे क्या बोलते हैं, जीन विनिमय भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूर्व अवस्था प्रथम के अंतर्गत पैकेटिन की उप अवस्था टेट्रावॉयलेंट के समजात गुणसूत्रों अभिगनी या क्रोमेटिड के मध्य प्रतिकर्षण के फलस्वरूप काई एजमेटा पर आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने की क्रिया को विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो एक चीज समझिए, ये इसका जो वैसे कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर से लिया गया है, ठीक है। उसमें एक मतलब एक चैप्टर है कोशिका विभाजन, वहां से लिया गया है ना। जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है, हाँ होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन की कई सारी अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें इसने प्रथम अवस्था या पूर्व अवस्था ली है। पूर्व अवस्था में मतलब उसकी उप अवस्था भी आती है, एक आती है पैकेटिन। तो पैकेटिन के अंतर्गत क्या होता है, जिसके जो क्रोमेटिड होते हैं ना एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, तो एक संरचना बन जाती है काई एजमेटा, ये ध्यान रखना। तो काई एजमेटा वाले भाग में क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। जहां पर जीनों का आदान प्रदान होगा उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की जीन संरचना में परिवर्तन आ जाने से लक्षणों में विभिन्नता आ जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर जीन की संरचना में परिवर्तन आएगा तो सिंपल सी वाली बात है कि जो लक्षण है, लक्षण में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जीन जो है वो डीएनए के बने होते हैं और डीएनए जो होता है वो लक्षणों का नियंत्रण करने का काम करता है। आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बहुत अच्छा प्रश्न है, देख रहे होंगे आप, ये 2022 में भी पेपर में आप लोगों का आया था। प्रश्न है, एक वर्णांता की वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी संतान में वर्णांता के बारे में समझाइए। ठीक है, 17 में और 18 में तो ऐसा प्रश्न आया था। अथवा करके है, वर्णांता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये 2022 में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नहीं, मैं वो प्रश्न लेकर आया हूं कि जो हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो 2023 में, 2024 में या 25 में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावना है, उन प्रश्नों को मैंने इसमें डाला है। चलिए चलते हैं वर्णांता के पास। तो वर्णांता को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में आप सी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सी है आपके काम आने वाली है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब अभी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना, उसमें आएगा। एक एक्स लिंग सहलग्न बेकार है, तो ये जो सी होता है ना, कहां पर आता है? सी जो होता है एक्स पर आता है, तो हम बोलेंगे एक्स लिंग सहलग्न बेकार। बेकार को हम रोग बोलते हैं। ठीक है, इसका समजात जीन, कैसा? समजात जीन वाई गुणसूत्र पर नहीं होता। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, वाई गुणसूत्र पर नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि वर्णांता बीमारी जो होती है एक्स सहलग्न रोग है, एक्स सहलग्न बीमारी है। ठीक है, यह एक अप्रभावी लक्षण है। तो इस पर भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि ये अप्रभावी है या प्रभावी, तो बोलेंगे ये अप्रभावी लक्षण होता है। अतः स्त्रियों में प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण स्त्रियां प्राय लक्षण की वाहक होती हैं। क्या होंगी? वाहक। वाहक का मतलब है कि इसमें रोग नहीं होगा, इससे आने वाली जो अगली संतान होगी इसकी, उसमें रोग आएगा। ठीक है ना। अप्रभावी एक्स लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति क्रिस क्रॉस कहलाती है। तो पेपर में यह भी आ सकता है कि क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। माता से लक्षण पुत्र में और पुत्री दोनों में वंशागत होता है। ठीक है, और पिता से केवल पुत्री को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से रोगी लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। विभेद का मतलब अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। आई थिंक, मुझे लग रहा है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्रश्न नहीं समझ में आए तो हमें बता दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है वो आसानी से आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं। देखो पहले इसमें एक चीज़ और तो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो रोग था ना, ये रोग देखो यहाँ पर आपको एक बीमारी दिखाई दे रही है, ये आपको बीमारी दिखाई दे रही है। तो इस बीमारी का लक्ष्य मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुँचता है वो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना। पहले कोई भी अगर आपका प्रश्न दिखाई देता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को क्या काम करना है? क्वेश्चंस की वो देखनी है आपको। क्वेश्चंस की क्या देखनी है आपको? आपको क्वेश्चंस की भाषा देखनी है। ठीक है ना। तो देखो पहले क्या काम करोगे? पहले देखोगे स्त्री कैसी है, तो बोलेंगे स्त्री है भाई वाहक। फिर देखेंगे पुरुष कैसा है, पुरुष है सामान्य। बस इतना चाहिए आप लोगों को। ये दो चीज मिलनी चाहिए कि एक स्त्री देखनी है और पुरुष देखना है। अब हम क्या काम करेंगे? देखो ये यहां पर आएंगे। आपको क्या काम करना है? सबसे पहले ऐसे एक बॉक्स बनाना है, 4 बॉक्स बनाओगे। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड। इसको चेकर बोर्ड कहा जाता है, पंडित ने दिया था। हमसे कहा गया कि लड़की है वाहक, तो एक्स सी एक्स ये होती है वाहक। पुरुष है सामान्य, तो सामान्य के लिए एक्स वाई बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो अब आपको क्या काम करना है? अब हमें देखनी है इनकी वंशागति कैसे होगी। वंशागति मतलब इनके बच्चे कैसे होंगे। तो बच्चे के लिए क्या काम करना है? जैसे मान लो इधर ये स्त्री है, ठीक है, और इधर ये पुरुष है। क्या है? पुरुष। तो अब कुछ भी नहीं काम करना, हमारे पास 4 रूम है। ये ओयो है, ओयो तो बुक कर लो। ये लीजिए, ये एक्स सी एक्स, ये लड़की इसमें आ गई। दोनों इसमें अब पहुंच गए। तो अब बताओ ये लड़की कैसी पैदा हुई? ये लड़की है वाहक लड़की। ठीक है, अगला आप करेंगे एक्स सी वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स सी वाई आ गया। तो ये जो लड़का है, लड़का कैसा है? ये वर्णांध लड़का है। अब इसका इसके साथ करेंगे एक्स एक्स, लड़की कैसी आई? लड़की आई सामान्य। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ गया एक्स वाई। तो अब आप देख रहे होंगे चारों जो संतानें हैं वो सब कैसी हैं? ये वाली 25% वाहक लड़की, 25% वर्णांध लड़का। ठीक है, 25% सामान्य लड़की, 25% सामान्य लड़का, मतलब सभी कैसे आए? 25%। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तुम्हें किसी प्रश्न में सामान्य लड़की दे रखी है तो तुम ऐसे एक्स एक्स लिखोगे। अगर तुम्हें किसी प्रश्न में वाहक लड़की दे रखी है वर्णांधा की तो ऐसे लिखोगे। अगर आपको कहीं पर वर्णांध लड़की दे रखी है तो आप ऐसे लिखोगे। अगर सामान्य लड़का दे रखा है तो आप ऐसे लिखोगे। अगर वर्णांध लड़का दे रखा है तो आप ऐसे लिखोगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। यहाँ से तुम खुद भी प्रश्न बना सकते हो। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाली लड़की है, नीचे वाला लड़का है। जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया कि सामान्य लड़के की शादी वाहक लड़की के साथ कराई जाती है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। सामान्य लड़के की शादी वर्णांध लड़की के साथ करा दो, या वर्णांध लड़का की शादी सामान्य लड़की के साथ करा दो, या वर्णांध लड़का की शादी वाहक लड़की के साथ करा दो। तो खुद बैठकर आराम से बैठो, कॉन्सेप्ट आपके सामने है और आराम से आप बच्चे बना सकते हो कॉपी में। ठीक है, कि कैसे आएंगे।
आइए, ये वाला प्रश्न है आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि प्रश्न देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 में ये आया है। और आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं पेपर टाइम में छोड़कर चले आते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है ना। आइए, जो प्रश्न सब लोग छोड़कर आते हैं, हमको वही प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। सामान्यतः जो प्रश्न सब लोग करके आते हैं, उन प्रश्नों को तो तुम करके आओगे ही, लेकिन हमें वो प्रश्न और करने हैं जो और छोड़कर चले आते हैं। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, पीले को बोलते हैं येलो, है ना। पीले बीज वाले लंबे पौधे, लंबे के लिए टेल, तो देखिए इसके लिए हमें दे रखा है, पहले से दे रखा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये विषम युग्मजीव पीले लंबे बीज हैं, ठीक है। का संकरण हरे बीज वाले लंबे, हरा बीज ये हो गया, और लंबे कैसे हैं, विषम युग्मजीव पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। हमें सिर्फ फिनोटाइप देखना है, और फिनोटाइप में भी हमें दे रखा है कि लंबे हरे और बौने हरे के बारे में देखना है। तो हरा और हरा एक तरफ लगा दोगे तो हमें लंबे और बौने देखने हैं कि कितने लंबे हैं और कितने बौने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, लंबे और बौने के पर तुम्हें ध्यान देना है। आइए, ये आप लोगों को प्रश्न जब भी करना हो तो प्रश्न करना कैसे, देखो वैसे आपके सामने ये आंसर दिखाई दे रहा है, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। आइए चलो यहाँ पर अब बात करते हैं हम। हमारे पास क्या दे रखा है, पहले देखो ये वाला, ये हमको देखो इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे बढ़ते हैं हम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, इनके युग्मक बनाने हैं। युग्मक बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, ये कैपिटल वाई कैपिटल टी पहला युग्मक, फिर दूसरा बनाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरा युग्मक, यहाँ बनाएंगे स्मॉल वाई कैपिटल टी तीसरा बन गया, लास्ट में बनाएंगे एक मिनट, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, याद है, दया कहता है दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, मिल गई, क्या गड़बड़ है, यहाँ पर एक चीज़ की गड़बड़ थी जो कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, चुपचाप आराम से देख रहे हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ ऐसे आएगा, हमारा दया बताता नहीं है। दया बताओ, क्यों मयंक बता दिया करो भाई, कहीं पर मिस्टेक हो जाया करे तो। चलो दूसरा बताना है इस स्मॉल वाई और कैपिटल टी, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो हमारे पास इस तरीके से क्या बना लेने हैं आप लोगों को, पहले चारों युग्मक बना लेने हैं, ठीक है। 4 युग्मक बन गए, अब इनका क्या काम होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए ये आपने बना लिए, अब स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसके मुझे बनाने हैं स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी हमें देख लेना है। चलो स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके युग्मक बनाऊंगा तो देखो इसके युग्मक 2 ही बनेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल टी, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल टी, एक ये बनेगा, ये दोनों युग्मक बनेंगे बस, ठीक है। बाकी की दोनों और भी बना के देखोगे ना तो सेम यही बनेंगे, तो इसलिए हमें चारों बनाने की जरूरत नहीं है, हमें 2 से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। आइए अब तुम्हें क्या काम करना है, जो अभी मैंने युग्मक बनाए थे, जस्ट अभी जो मैंने युग्मक बनाए थे वो चारों युग्मक तो देखो तुम्हें इधर लिख देने हैं, ठीक है, चारों युग्मक इधर लिखने हैं। 4 युग्मक बनाऊंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, 4 रो बन जाएंगे। उसके बाद में जो मैंने 2 बनाए थे 2 इधर आ गए, तो इस तरीके से 2 मेरी ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है तुम्हें, देखो पहले ऐसे बॉक्स बनाने हैं, ये बना लिए बॉक्स बनाने के बाद में जो 2 थे वो 2 हमारे ऊपर ये आ गए, और जो 4 थे वो 4 हमारे ये आ गए। बात समझ नहीं आई बता देना, कमेंट कर देना कि सर नहीं आई, हम दोबारा समझा देंगे, और नहीं वीडियो को आप दोबारा देख लेना। अब क्या करना है, इस वाले का इसके साथ करना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो यहाँ पर अंदर आ जाएगा, इसका इसके साथ कराओगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया। अब दूसरे वाले का कराओगे इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे कराओगे इसके साथ, ये आ जाएगा, ये इसके साथ, ये ऐसे आप लोगों को सभी करा देने हैं, करा दोगे ना, बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करके देखना। अरे बॉक्स ही तो बनने हैं, एक सबके बाद करना। देखो इसका इसके साथ कराया, फिर इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, इसके साथ इसका इसके साथ कराया, इसके साथ कराया, इसका इसके साथ करा दिया, इसके साथ करा दिया, चलो बॉक्स भर गए। और क्या करना है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे यहाँ आगे देखा तो हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास इस तरीके से ये बॉक्स पूरे भर चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें देखने हैं कि यहाँ पर कितने लंबे हैं और कितने बौने, हमें ये देखना है, फिनोटाइप देखना है, ठीक है। तो देखो लंबे देखो पहले, चलो लंबे देखते हैं, 1 लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा,
चौथा लंबा, पांचवा लंबा, छठा लंबा, मतलब कितने लंबे हैं? 6 लंबे हैं। कितने लंबे हैं? 6 लंबे। बौने देखो, एक ये रहा, 2 बौने हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको अगर काटोगे तो 2 तिया 6, 3 अनुपात 1, क्या आ जाएगा? 3 अनुपात 1, वैसे 6 और 2 इस तरीके से। यहाँ पर देखो जी भी दे रखे हैं, दे रखे नहीं देखे, 6 2, और वैसे काटोगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, ये आ गया 3:1। अब मुझे बताओ, इस प्रश्न को आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसका आंसर निकालने में? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? 2022 में 90% से ज़्यादा बच्चे इस प्रश्न को छोड़कर चले आए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये 2023 में आ जाए तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए। आप आराम से इसको कर देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये प्रश्न क्या काम करता है? आपको भाषा में फंसाने की कोशिश करता है, तो कृपया करके आप भाषा में बिल्कुल भी मत फंसना। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। शिशु का रुधिर वर्ग O है, मतलब एक बच्चा है जिसका रुधिर वर्ग क्या है? O। 2019 में आ चुका है, और देख लो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पहली बोल चुका हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करके जाओ, ठीक है। पिता का रुधिर वर्ग क्या है? A है। माता का रुधिर वर्ग क्या है? B है। तो जनकों के जीनोटाइप मालूम करें, जनक मतलब माता पिता के जीनोटाइप मालूम करना है। अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें, मतलब और जो बच्चे हैं उनके जीनोटाइप कैसे आएंगे, ये हमें पता करने हैं। चलिए करते हैं पता। पहले तो इसे आप क्या काम कर लो, एक बार इसे रिवाइज कर लो, आप अपने लिए रिवाइज कर लो, मैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, ये भी आराम से देख लेना। आपको क्या काम करना है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। जैसे तुम रीड कर लोगे, अब मैं अपना तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। देखो हमें क्या दे रखा है, ऐसे बॉक्स बना लेना, आप बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद में हमें यहाँ पर IAIO, ये मान लो माता मान लो, IBIO ये मान लो पिता मान लीजिए आप लोग, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं काम करना है, एक सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। विषम युग्म जी A और B वाला कराना है आपको। विषम युग्म जी A और B वाले माता पिता के बीच क्या कराना है? संकरण कराना है। संकरण मतलब संकरण ही बोलेंगे इसे। अब इसका इसके साथ कराओ, IAIB, ठीक है, ये AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसका कराओगे इसके साथ तो IAIO, तो ये विषम युग्म जी ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। अब इसका इसके साथ कराओ IBIO, ये विषम युग्म जी ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। इसका इसके साथ कराओ IO और IO। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, और चारों क्या होंगे? 25% आ जाएंगे। बात समझ नहीं? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिखाया गया है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था। देखो फादर का मान लो ब्लड ग्रुप A मान लिया आपने, मदर का मान लो B मान लिया। विषम युग्म जी है या नहीं? इसका इसके साथ कराया तो AB आ गया, इसका इसके साथ कराया तो A आ गया, B आ गया, O आ गया। माता का मान लो, माता का पिता का हमें दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो ये तीनों आप आसानी से निकाल पाओगे इनके जीनोटाइप। क्या करना है? विषम युग्म जी पिता का विषम युग्म जी माता के साथ क्या कराना है? संकरण करा दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न एक और आ गया आपके सामने। ये प्रश्न देखो अभी आया नहीं है, लेकिन 2023 में 24 में आएगा जरूरी वाला। और प्रश्न की भाषा देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। एक विषम युग्मजी लंबे पीले बीज, तो विषम युग्मजी लंबे पीले बीज ऐसे होते हैं, ध्यान रखना। कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल Y स्मॉल वाई। कैपिटल T का मतलब होता है टॉल, टॉल माने लंबे, वाई का मतलब येलो, येलो माने पीले, ठीक है, ये बीज हैं। वाले मटर के पौधे का संकरण बोने, ठीक है, बोने के लिए हमने छोटे छोटे स्मॉल टी ले लिए हैं, है ना। हरे के लिए स्मॉल वाई ले लिया है हमने। बीज वाले पौधे के साथ कराया गया। एक पुन्नेट वर्ग जो आप बॉक्स से बनाते हो, पुन्नेट वर्ग का उपयोग करते हुए F1 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप का अनुपात लिखिए। लक्षण प्रारूप को हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जीन प्रारूप को बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। आइए यहाँ पर मटर के पहले क्या करेंगे, इसके जीन संरचना निकाल लो, आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या काम करना है, मैं बताता हूँ अभी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। पहले इसके हमने युग्मक बनाए। युग्मक कैसे बनाते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। युग्मक बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक मिनट, गलत हो गया। कैपिटल टी कैपिटल वाई, एक तो ये आएगा। दूसरा क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल वाई, दूसरा ये आ गया। तीसरा स्मॉल टी कैपिटल वाई, और चौथा आएगा स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये 4 बन गए ना। और ये चारों को ये देखो, ये चारों यहाँ पर है या नहीं, ये देखो, ये वही 4 हैं अभी जो निकाले थे हमने, ठीक है। एक तरफ 4 है तो 4 आपके आ गए। अब हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है, इसके हमें बनाने हैं स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो इसके जितने भी युग्मक बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई, सभी युग्मक इसके कैसे बनेंगे?
स्मॉल टी स्मॉल वाई, इसके सभी युग्मक एक जैसे बनने हैं। तो हमें क्या काम करना है, 4 नहीं बना ले, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ 4 नहीं बनाने, चारों एक जैसे हैं तो बस मैं इसका एक ले लूँगा। क्या ले लूँगा, एक। तो देखो ये ले लिया स्मॉल टी स्मॉल वाई, बात समझ आई। अब तुम्हें क्या काम करना है, ये चारों एक तरफ इधर लिख लिए, यहाँ पर एक ये लिख लिया। अब क्रॉस मैच कराता चलो, इस वाले के साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। देखो कैपिटल टी इसमें है, स्मॉल टी इसमें है, कैपिटल वाई इसमें है, स्मॉल वाई इसमें है। तो देखो इसको चारों हमने डाल दिए। अब क्या काम है, दूसरे वाले का इसके साथ करोगे, गुणा करके देख लो, कैपिटल वाई इसमें है, स्मॉल टाई इसमें है, स्मॉल वाई, तो ये देखो यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से इसका करोगे, इसी की तरह इसका चलोगे, मतलब आपको चारों का करना है। जैसे चारों का करोगे आपके पास ये चारों बॉक्स भर जाएंगे। जैसे चारों बॉक्स भर जाएंगे तो देखो पहले इसका देखो जीन प्रारूप, चलो जीन प्रारूप देखते हैं। तो जीन प्रारूप देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं, बोलेंगे एक है तो एक लिख देंगे। कैपिटल टी स्मॉल वाई कितने हैं, तो बोलेंगे एक है तो एक लिख देंगे। फिर कहेंगे स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, एक है एक, तो क्या बन जाएंगे, सब एक एक बन जाएंगे। ये तो हो गया जीन प्रारूप। अभी हमने क्या देखे थे, जीन देखे थे, तो ये जीन प्रारूप। अब देखेंगे हम फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होगा देखकर बताना है। मैंने कहा कि लंबे पीले बीज कितने हैं, कहेंगे एक, तो एक लिख दो। लंबे हरे बीज एक है तो एक लिख दो। बौने पीले बीज एक है, एक लिख दो। बौने हरे एक है तो एक लिख दो। तो इस तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में बन रेशो बना जाएगा। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तेरा नहीं, देखो ये रहा आपको लक्षण प्रारूप ये रहा और जीन प्रारूप ये रहा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। किसी सामान्य स्त्री जिसमें दोनों जीन सामान्य हैं का विवाह किसी हीमोफिलिक ग्रस्त पुरुष से करा दिया जाता है। उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। देखो यहाँ पर इसने क्या बोला हमसे कि रेखा चित्र बनाना है, ठीक है ना। पुण्यट वर्ग बनाए तो मतलब बॉक्स से बना देना, अगर रेखा चित्र पूछे तो रेखा चित्र अलग बनता है। चलो पहले क्या काम करना है, पहले इसकी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लो बस। हीमोफीलिया एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, ठीक है भाई। इससे हमें ये पता चल गया ना कि हमें जो एच लगाना है ना वो एक्स पर लगाना है। पुरुष में हीमोफीलिया का मात्र एक जीन होने पर यह रोग प्रदर्शित हो जाता है। एक्स एच वाई ये हीमोफिलिक, ये क्या है, हीमोफिलिक पुरुष है, ठीक है। क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक्स के समजात नहीं होता, स्त्रियां एक सामान्य प्रभावी जीन के कारण वाहक होती हैं। अगर एक्स एच एक्स है तो ये हीमोफीलिया की वाहक कहलाएगी, ठीक है ना। अगर एक्स एच ऐसी होगी तो हम बोलेंगे कि ये हीमोफिलिक लड़की है, ठीक है ना। स्त्रियों में दोनों अप्रभावी जीन की उपस्थिति में ही रोग प्रकट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। आइए रेखा चित्र ऐसा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं कुछ अलग तरीके से समझाता हूँ आपको, ये देखना। मैंने कहा हीमोफिलिक पिता है, पिता हीमोफिलिक हैं तो पिता के लिए एक्स एच वाई ये पिता हो गए। माता सामान्य है तो एक्स एक्स, ठीक है। अब इसका कराओ इसके साथ एक्स एच एक्स, ये वाहक लड़की, इसका कराओ फिर दूसरे के साथ एक्स एच एक्स, ये भी वाहक लड़की, किसकी वाहक, हीमोफीलिया की। इसका कराओ इसके साथ एक्स वाई सामान्य लड़का, इसका कराओ इसके साथ एक्स वाई सामान्य लड़का। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ पर हमें दोबारा अभी फोकस करना है, कौन सी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुमक्खियों तथा पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाइए। 18 में 22 में मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। अनिश्चित जन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि क्या होती है बताइए। मतलब बहुत बार पक्षी और मधुमक्खी वाला कई बार आ चुका है, ठीक है ना। देख रहे होंगे, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं कि भाई मैंने बनाया है। 2022, 19, 22 पेपर में खूब पूछा जा रहा है ये। इसकी कोई शक नहीं है कि ये पेपर में 2023 में भी नहीं आएगा। चलो पक्षियों में लिंग निर्धारण देखते हैं, है ना। नर पक्षी समयुग्मकी होते हैं। कैसे होते हैं, समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब जेड जेड होंगे, कैसे, जेड जेड, ठीक है। इनमें लिंग गुणसूत्र जेड जेड होते हैं, ठीक है। अतः सभी शुक्राणु जेड गुणसूत्र वाले होते हैं। मादा पक्षी विषमयुग्मकी होते हैं और मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र क्या होंगे, जेड डब्ल्यू। अतः अंडाणु दो प्रकार के बनते हैं, कैसे, 50% तो बनेंगे हमारे जेड वाले और 50% कैसे बनेंगे, डब्ल्यू वाले, ठीक है। जेड गुणसूत्र वाले अंडाणु निषेचन के पश्चात नर पक्षी बनाता है और डब्ल्यू गुणसूत्र वाले अंडाणु निषेचन के बाद मादा पक्षी को जन्म देते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो इसको, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। हमारे पास जेड जेड तो ये है शुक्राणु हैं नर में और जेड डब्ल्यू अंडाणु हैं। जब जेड शुक्राणु का मिलन जेड अंडाणु के साथ होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान नर पक्षी होगा। जब जेड शुक्राणु का मिलन डब्ल्यू अंडाणु के साथ होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान मादा पक्षी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो। अब बात करते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आइए
मादा मधुमक्खी द्विगुणित होती है और इसमें कितने गुणसूत्र होंगे? 32 गुणसूत्र होंगे। श्रमिक मधुमक्खियों में 32 गुणसूत्र होंगे, ये भी द्विगुणित है। ड्रोन या नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और ये कैसा है? अगुणित। इसका मतलब ये है कि जो नर मधुमक्खी है ये बिना निषेचन के पैदा होती है, ठीक है, जबकि श्रमिक मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खियां ये निषेचन के बाद उत्पन्न होती हैं। रानी मक्खी में अंडाणु निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जबकि नर ड्रोन में शुक्राणु निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। नर का विकास अगुणित अंडाणुओं से अनिषेक जनन द्वारा होता है। तो यहां पर देखो साफ साफ बोला गया नहीं, अनिषेक जनन। जब बिना निषेचन के जीव का निर्माण होता है तो उस क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, बताई थी। अनिषेचित अंडे से अनिषेचित अंड से हुआ जीव का विकास अनिषेक जनन कहलाता है, ठीक है। निषेचित अंडाणुओं से द्विगुणित श्रमिक व रानी मक्खी बनते हैं, ठीक है। जो अंड का निषेचन हो जाएगा उससे या तो श्रमिक मधुमक्खी बनेगी या रानी मधुमक्खी, और जो रॉयल जेली खाएगी वो मादा रानी मक्खी बनती है, ये भी ध्यान रखना। जबकि आगे बढ़ते हैं, देखो मादा मक्खी बनती है, जबकि इससे वंचित सभी मक्खियां श्रमिक बनती हैं। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। सामने देखो, बस मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुम्हें। जैसे मान लो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी है। मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देगी। एक तो ऐसा अंडा होगा जिसका निषेचन हो जाएगा, ठीक है, जिसका निषेचन हो जाएगा, वहाँ से दो प्रकार की बनेंगी, या तो रानी मक्खी बनेगी, ठीक है, या फिर श्रमिक मधुमक्खियाँ बनेंगी, ठीक है। और जो अंडे का निषेचन नहीं होगा, निषेचन जिन अंडों का नहीं हो पाएगा उससे बनेंगे नर मधुमक्खी या ड्रोन। तो इसलिए इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 32 होते हैं और नर वाले में 16 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। वीडियो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो एक बार देखेंगे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, दूसरी बार देखोगे और समझ में आएंगी, और इसी वीडियो को तीसरी बार देखोगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग भी ऐसी गलती करते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने भी अगर ये वीडियो एक ही बार देख ली ना तो भूल जाओगे प्रश्न, तुम यूपी बोर्ड के एग्जाम में करके आ पाओगे, आपसे भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो बोर्ड एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चंस बने तो कम से कम इस वीडियो को 3 बार तो देखना ही देखना है, और गलती से डाउनलोड मत कर लेना। मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, आप मेरा नुकसान कर दो। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और जो आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोसाइड से भिन्न है, इसमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास ऊपर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे? एक तो न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट समूह से। क्या किससे? फॉस्फेट समूह से, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड जो होगा दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक तो होगी शुगर और एक होगा नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसाइड में किस चीज़ की अनुपस्थिति होती है? फॉस्फेट समूह की। ये नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा फॉस्फेट समूह। अब देखो इसमें दे रखा है, इसमें अनुपस्थित है, इसमें का मतलब न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा, दोनों ही शर्कराएं हैं जो एक वर्ग से संबंधित हैं। ये सभी भी संबंधित हैं पेंटोस शर्करा से, क्योंकि राइबोस शर्करा CHO 5 और 5 होते हैं 10, ये बन गया आपका राइबोस शर्करा। CHO 5 और 10 और 4 ये बन गया आपका डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और ये राइबोस शर्करा। तो दोनों में ही कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 5 है, इसलिए इसको हम पेंटोस शर्करा में रखेंगे। डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है ये मिलती है DNA के अंदर, और राइबोस शर्करा जो होती है ये मिलती है RNA के अंदर। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। DNA एक रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े रहते हैं? आइए इसको देख लेते हैं। तो जो ग्लाइकोसिडिक बंध है, ये ग्लाइकोसिडिक बंध जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। किसे मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट में। नाइट्रोजन क्षारक और शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ा रहेगा। और न्यूक्लियोटाइड जो होती है, न्यूक्लियोटाइड में आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। पेप्टाइड बंध किसमें होते हैं? तो पेप्टाइड बंध होते हैं प्रोटीन में। किसमें होंगे? प्रोटीन। और प्रोटीन बनी होती है एमिनो अम्ल में, तो एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बंध याद होगा A डबल बॉन्ड T, सॉरी यहाँ क्या करोगे T, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड G। तो ये जो हुआ करते थे ये हाइड्रोजन बंध होते थे। क्या होते थे? हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। समय में आपके आ गया होगा। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े होंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बंध से। अगला प्रश्न, AUG के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का है।
यह मीथियोनिन को कोड करता है, हाँ भाई करता है। यह आरंभन कोडोन है, हाँ जी है। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही मीथियोनिन को कोड करता है, हाँ ये बात सही है। अगला है उपयुक्त सभी, तो ये है उपयुक्त सभी। तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी प्रश्न में आपको ए व बी दोनों, या फिर ए व सी दोनों, या फिर ये दोनों, या ये सभी, इस तरीके का कोई भी अगर आपको प्रश्न दिखाई देता है तो मैं कह रहा हूँ 95% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। बाई चांस पेपर में कोई प्रश्न आपको ना आता हो और उसमें ये सभी लगाना हो तो आप उसको ये सभी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य है, मतलब आरएनए जो है वो क्या काम करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के प्रश्न में कभी नहीं छुड़वाता आपसे। मैं खुद बोलता हूँ कि 2019, 2020, 2022 मॉडल से अगर आप तैयार करते हैं 22, तो इनको आप अच्छे से कर लेना और किसी भी चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई सा भी सही, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इसे करके चले आओ, बस इतना काम करके चले आओ, आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कंफर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आइए ऑप्शन देते हैं। यह डीएनए से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक है। सूचना का मतलब ये एमआरएनए की बात कर रहा है, ठीक है भाई, पहला सही है। यह राइबोसोम तक एमिनो अम्ल का वाहक है, ये टीआरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, ये आरआरएनए की बात कर रहा है, मतलब उपयुक्त सभी। बात समझ आई नहीं, ये तीनों बातें हमारे आरएनए के कार्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के जो प्रश्न अगर पेपर में आ गए तो भाई नॉर्मल जो बच्चा है उससे तो ये नहीं होने वाले, कन्फर्म है। चलिए, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या अर्थ है। तो देखो हिस्टोन जो होती है ना, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन समृद्ध होने के कारण क्षारीय होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है इसमें लाइसिन अच्छी मात्रा मिलेगा, आर्जिनिन अच्छी मात्रा मिलेगा और ये दोनों प्रोटीन कैसी होती हैं, क्षारीय होती हैं, ठीक है जी। ये अम्लीय प्रकृति के डीएनए को लिपेटने के लिए कोर प्रदान करती हैं, जो न्यूक्लियोसोम नामक रचना बनाती है। समझ गए होंगे तुम, याद है ये वाली संरचना, इस तरीके की हम बनाते थे, इस तरीके की डीएनए हिस्टोन पॉजिटिव होता था, डीएनए नेगेटिव होता था, डीएनए इसके चारों ओर लिपटा रहता था, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो था वही है, ठीक है ना। इस प्रकार अत्यधिक लंबे डीएनए अणु की पैकेजिंग आसानी से हो जाती है। कैसे आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन है वो कोर है हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है, और डीएनए नेगेटिव है जो उसके चारों ओर लिपटे हुए होता है। इन्हीं के संघनन सोलिनॉइड बनाने, क्रोमेटिन बनाने से लंबा रेखीय डीएनए अणु छोटे से केंद्रक में समा पाता है, मतलब छोटे से केंद्रक में बड़े से बड़ा डीएनए अणु समा जाता है। और शायद आपको पता होगा कि एक कोशिका के अंदर डीएनए की जो लंबाई होती है 2.2 मीटर होती है, ये आप ध्यान रखना। कितनी होगी, 2.2 मीटर, ठीक है। आइए, ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा। एक एक प्रश्न देखो, जैसे तुम इसको देख रहे हो ना, इस प्रश्न को जैसे थ्योरी वाला है तो क्या काम करोगे, इस वीडियो को रोक लो, यहीं पर रोक लो। तीसरी बार में काम करना है, पहली दूसरी बार नॉर्मल तरीके दो, तीसरी बार में देखो तो वीडियो को रोक लो। रोकने के बाद प्रश्न देखो अच्छे तरीके से, प्रश्न को समझो और आंसर को अभी याद कर लो यहीं से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लोगों को करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अगला प्रश्न, केंद्रक में राइबोन्यूक्लियोटाइड। पहले भाई क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। केंद्रक में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की संख्या डीऑक्सीराइबोस ट्राइन्यूक्लियोटाइड की संख्या से 10 गुना अधिक है। कितनी, 10 गुना। लेकिन डीएनए प्रतिकरण में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ही क्यों जुड़ते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। आइए, ये प्रश्न को कम से कम मेरे दिमाग से आपको 2 बार तो पढ़ लेना चाहिए, 2 बार पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। 2 बार तुम पढ़ोगे उसके बाद में ये प्रश्न आपके समझ में आना स्टार्ट होगा। देखो जैसे मान लो हमारा क्या है, ये मान लो नुमाइश है, क्या है ये, नुमाइश, ठीक है। अब आपने क्या काम किया कि यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप हो, ये रे आप जो हो, आप हो डीएनए पॉलीमरेज, आप क्या हो, डीएनए पॉलीमरेज हो केंद्रक के अंदर। और इसके चारों तरफ मान लो यहाँ पर ये लड़कियां हैं, क्या है ये, लड़कियां, ठीक है। नुमाइश में ये चारों तरफ लड़कियां हैं और यहाँ पर इस वाली जगह पर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या है, गर्लफ्रेंड। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है इसके चारों तरफ क्या है, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन हमारे पास ये जो लड़का है, जो तुम हो, तुम किससे जुड़ना चाहोगे, अपनी वाली गर्लफ्रेंड से, इससे जुड़ना चाहोगे, ठीक है ना। इसके चारों तरफ हजारियों क्यों ना सही, ठीक है, या फिर 100 लड़कियां क्यों ना सही, आप उससे नहीं जुड़ना पसंद करोगे। बात समझ, क्यों, क्योंकि तुम विशिष्ट हो, ठीक है। आइए अब चलते हैं। डीएनए प्रतिकरण, डीएनए पर निर्भर
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। मतलब डीएनए प्रतिकरण का मतलब होता है डीएनए का निर्माण होना, और डीएनए का निर्माण डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ठीक है, यह एंजाइम अन्य सभी एंजाइमों की तरह विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब ये स्पेसिफिक है, इसे पता है कि मुझे किससे जुड़ना है, इसका आधारी पदार्थ क्या है, ये अपने आधारी पदार्थ को पहचानता है। ठीक है, अतः राइबोन्यूक्लियोसाइड की अधिक मात्रा के बावजूद डीएनए से केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इकाइयां क्षारक युग्मन के आधार पर जुड़ती हैं। क्यों जुड़ती हैं? क्योंकि हमारे इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को पता है कि इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड से जुड़ना है, इसको इससे जुड़ना है, तो इसके आसपास में राइबोन्यूक्लियोसाइड कितने भी क्यों ना सही, 10 गुना कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 1000 गुना भी होगा ना तो ये नहीं जुड़ेगा। बात समझ नहीं? इस तरीके से हमारा ये प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, समझो, जानो, और कम से कम 3 से 5 बार इस प्रश्न को पढ़ो, और इसके आंसर को भी 4-5 बार पढ़ो, तब जाके तुम्हारे दिमाग में आएगा। जब जाके तुम कंफर्म कर पाओगे कि हाँ अब पेपर में आ जाएगा, तो तुम आसानी से कर पाओगे। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है उसे भी हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है समापन कोडोन और आरंभन कोडोन क्या होते हैं? या प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात का मतलब स्टार्टिंग, समापन मतलब खत्म करना, नाम बताइए। तो देखो जेनेटिक कोड जो होते हैं टोटल होते हैं 64। ठीक है, और कूट में से प्रोटीन श्रृंखला का मतलब 64 जेनेटिक कोड होते हैं, जिनमें आनुवांशिक सूचना में जो आरंभन कोडोन होगा वो कौन सा होगा? AUG आरंभन कोडोन है। और प्रोटीन श्रृंखला का समापन करने वाले जो जेनेटिक कोड होंगे UAA, UAG, UGA, तो ये हमारे पास समापन कोड होंगे। तो AUG ये आरंभन कोडोन हो गया, और ये 3 समापन कोडोन हो गए। इनको याद कर लेना, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है डीएनए में कितनी प्रकार की न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं? या फिर अथवा करके दे रखा है डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम बताइए। यहाँ पर दिखाई दे रहा, 2022 में भी आया ये। इन सभी में आपको पता होगा कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। पता ही होगा आपको, पता है नहीं पता? तो हमारे पास एडेनिन और जो ग्वानिन है, एडेनिन और ग्वानिन जो है, ये आपको पता होगा। एजी क्या है? ये पिरिमिडिन है। ये क्या है? नहीं, ये प्यूरिन है। और साइटोसिन और थाइमिन ये पिरिमिडिन है। ये पिरिमिडिन है और ये प्यूरिन है। पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जो प्यूरिन वाला भाग है, उस प्यूरिन वाले भाग के पीछे नाइलिक लगा हुआ है, दोनों के नीचे। प्यूरिन वाले के नीचे क्या लगा है? नाइलिक। ठीक है, और जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन वाले के पीछे लगा हुआ है डाइलिक। क्या लिखा हुआ है? डाइलिक। ये दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। और दोनों के आगे क्या है? डीऑक्सी है, और पीछे अम्ल है। ठीक है ना? अब इसे क्या करोगे? डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। तो डीऑक्सी तुम्हें लगाना ही है, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। बात समझ नहीं? डीऑक्सी गुएनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। इस तरीके से हमारे पास 4 नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं, ये आप आराम से नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर आप न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के बारे में बता सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, डीएनए में यूरेसिल जो होता है वो नहीं मिलता, ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत प्यारा प्रश्न है। देख रहे होंगे, यदि एक द्विरज्जुकी डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता की गणना कीजिए। और ये देखो 2020 में पूछा जा चुका है। तो चारगाफ का नियम क्या कहता है कि एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। तो AG और TC ये आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइटोसिन 20% है, तो ग्वानिन भी क्या कितने परसेंट होगा? 20% होगा। तो ये 20% हो गए, तो 20 और 20 कितने हो गए? 40। 100 में से 40 हटाएंगे 60 बचा, और 60 को 2 भाग में डिवाइड करोगे कितना आएगा? 30 आंसर। ठीक है, और इसको और इजी करना है, तो जो भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है उसे 50 में से घटा दिया करो। 50 में से तुम घटा दोगे, कितना आंसर आएगा? 30। आ गया आंसर? आ गया नहीं आ गया? और क्या काम करना है, अगर तुम्हें और अच्छे तरीके से करना है तो एक और तो काम कर सकते हो। जैसे मान लो इसे नहीं करना, तो जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है उसका दोगुना कर दिया करो। दोगुना कर लिया आपने, जो दोगुना किया है उसे 100 में से घटा दिया करो। किस में से? 100 में से घटाओगे। जो घटाने के बाद जो आएगा आपको, उसमें 2 का भाग करोगे। 2 का भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 20 का क्या काम करोगे? 20 का दोगुना कितना होता है? 40। 40 को 100 में से घटाओगे, कितना बचेगा? 60। 60 को क्या काम करोगे? 60 को तुम्हें 2 से भाग देना, और आपका आ गया आंसर 30। बात समझ नहीं? तो आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपके सामने है। समझ में आप लोगों के साथ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, 2019 में आया है। यदि कूटलेखन इकाई में कूटलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा।
5 डैश ATGC 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 और यहाँ पर जाकर 3 डैश। तो दूत RNA का मतलब है भाई mRNA, ठीक है। दूत RNA मतलब mRNA के अनुक्रम को लिखिए, ठीक है। अनुलेखन के समय दूत RNA का निर्माण टेम्पलेट रज्जुक से होता है, जो कूटलेखन रज्जुक का पूरक होता है। इसका तात्पर्य है कि टेम्पलेट रज्जुक का अनुक्रम ये होगा। ये आपको दे रखा है इसका अपोजिट। इसका क्या दे रखा है? अपोजिट। के 5 डैश है तो इसका 3 डैश हो जाएगा। ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। मतलब ए के सामने हमेशा टी आएगी, सी के सामने हमेशा जी आएगी। तो ए के सामने टी है तो टी के सामने ए है, सी के सामने जी तो जी के सामने सी, ऐसे करना है, ठीक है। अतः बनने पर mRNA का अनुक्रम होगा। अब आपको बता दें मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाता हूँ थोड़ा सा, कि जैसा कि तुम्हें पता हो कि जो DNA है हमारा, DNA में एक ही रज्जुक होता है, ठीक है। सॉरी, DNA में 2 रज्जुक होते हैं, RNA में एक होता है। तो ये आपको एक न्यूक्लियोटाइड दे रखी है, तो मैं बस इसी में कुछ क्या काम करना है, कुछ तुम्हें अंतर करना है। देखो, जहाँ जहाँ तुम्हें T दिखाई दे रहा है बस तुम वहाँ पर U लगा दो। क्या लगाना है तुम्हें? U लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया। 5 डैश से लेकर 3 डैश की तरफ तुम लेकर जाओगे, पहुँच जाओ लेकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे लेकर जाओ। 5 डैश से 3 डैश की तरफ लेकर जाएंगे और जहाँ पर हमारा थायमिन था वहाँ पर क्या काम करेंगे? RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। बस हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। थोड़ी सी आपको क्या काम करना, थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आंसर लिख देना है। और डायरेक्ट आप इसे भी लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। अगर बाई चांस मान लो तुमसे ये पूछा जाता कि DNA रज्जुक में ये एक क्रम दे रखा है 5 डैश ATGC और 3 डैश, ठीक है। और तुमसे कहता वो कि मुझे 5 डैश से 3 डैश दिशा में जो अनुक्रम है उसे निकाल के बताइए। तो तुम्हें क्या काम करना है? पहले निकालो इसका अपोजिट। 3 डैश से 5 डैश की तरफ निकालो, पहले अपोजिट निकालो। ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी। तो TACG और ये आ जाएगा 5 डैश। बात समझ नहीं? ऐसे निकाल लोगे। अब इसको तुम्हें क्या काम करना है? इसको तुम्हें पलट देना है। क्या करोगे? पलटोगे। तो पलटोगे तो कैसे आएगा? 5 डैश और GCATGCAT और 3 डैश। तो तुमने क्या काम किया? इसको पलट दिया। 5 डैश से 3 डैश में निकालना था तो निकाल दिया आपने। ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये, जीन तथा प्रोटीन में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। देखो, जीन DNA का एक भाग है। तो जीन क्या है? DNA का एक भाग है जो कि विशिष्ट आनुवंशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। हाँ भाई, हमें पता है कि ये जीन जो होगा वो आनुवंशिक लक्षण के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। यह जीन DNA अणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हाँ भाई, होते हैं। जीन प्रोटीन संश्लेषण द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जीन क्या काम करेगा? प्रोटीन संश्लेषण द्वारा आनुवंशिक लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करता है। किसी भी प्रोटीन का स्वरूप उसमें उपस्थित एमिनो अम्ल की संख्या व क्रम पर निर्भर करता है। हाँ भी, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का अनुक्रम संदेशवाहक RNA पर उपस्थित आनुवंशिक कोडोन पर निर्भर करता है। तो जेनेटिक कोड किस पर होंगे? mRNA पर होंगे। संदेशवाहक RNA के कूट DNA पर उपस्थित क्षरक क्रमों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। अतः किस प्रोटीन का निर्माण होना है यह DNA कौन करेगा? यह DNA निर्धारित करता है। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये DNA बताएगा। DNA mRNA को बताएगा और mRNA प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो आनुवंशिक लक्षणों के प्रकटन के लिए प्रोटीन ही उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसके लिए प्रोटीन क्या होगा? जिम्मेदार होगा। अतः हम कह सकते हैं जीन और प्रोटीन में गहरा संबंध है। हाँ जी, बिल्कुल है। जीन अपने आप को प्रोटीन के रूप में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगर जीन को प्रकट होना हो तो वो जीन प्रकट थोड़ी ना होगा, प्रोटीन प्रकट होगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, इसका मतलब उसके जीन अच्छे खासे काम कर रहे हैं। और मान लो कोई कलुआ है तो इसका मतलब उसके जीन उस हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो रंग का निर्धारण भी कौन करेगा? हमारे एंजाइम करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ZDNA और BDNA में अंतर देखो। BDNA जो सामान्यतः हम लोग DNA की बात करते हैं ना, वो BDNA होता है। और ZDNA जो होता है ये जिगजैग DNA बोलते हैं। जिगजैग से जहाँ पर जेड दे रखा है, इस जेड को यहाँ पर लिया गया, ये वाला। तो देखो, सामान्य DNA इसके एक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड होंगे। इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका 18 होता है। ये दक्षिणावर्ती कुंडलन होता है, ये वामावर्त कुंडलन करता है। इसमें 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, इसमें 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। इस कुंडली व्यवस्थित सीधी होती है और कुंडली टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग होती है। और जिगजैग से ही हमने क्या ले लिया? यहाँ पर जेड ले लिया है,
आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा ZDNA। ठीक है, आइए ये वाला प्रश्न वही ये है, उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा था, लैक्टोस डालने पर लैक ओपेरेंट उत्प्रेरित हो गया, लेकिन लैक्टोस डालने के कुछ देर बाद यह लैक ओपेरेंट कार्य करना बंद कर देता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी को और किस तरीके से पूछ सकते हैं, लैक प्रचालक से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ये देखो मैं आज आप लोगों को 2 होमवर्क दूंगा, 2 होमवर्क आप लोगों को खुद से करने हैं, मैं नहीं समझाने वाला। ठीक है, बस यहाँ पर इनको जो ध्यान रखना है कि लैक ओपेरेंट की जो परिकल्पना है जेकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तुत की थी, इसे यहाँ तक आप जो ध्यान रखना, एक ये ध्यान रखना है आपको, और लैक्टोस इसको ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आप लोगों को खुद से करना है, ये ले लीजिए, मैं धीरे धीरे करके लेकर चल रहा हूँ, वीडियो को रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अगला है अनुवांशिक पदार्थ DNA है, इसे सिद्ध करिए हर्षे और चेस द्वारा। हर्षे व चेस ने किस प्रकार सिद्ध किया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ है, DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। ये 2 प्रश्न आप लोगों को खुद से करने हैं, अब कैसे करने हैं कैसे नहीं करने। देखो यहाँ पर बैठकर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि 2 प्रश्न आप लोग भी खुद से कर लें। ठीक है, 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसका क्या काम कर लो, चाहे आप इसे लिखना, चाहे आप इसे याद करना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना, कैसे भी करो, लेकिन ये 2 प्रश्न आप लोग कर जरूर लेना। ठीक है ना, आइए यहाँ तक तो बात हो गई, अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है। तो टाइफाइड की जांच में कराते हैं विडाल टेस्ट। कौन सा कराएंगे, विडाल। एलिसा टेस्ट जो होता है वो कराते हैं एड्स के लिए, AIDS एड्स में टेस्ट का एलिसा कराते हैं। चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, चिकनगुनिया होता है भाई एडीज मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा, एडीज मच्छर द्वारा। मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है, कौन सा होगा, मलेरिया, ये भी आप ध्यान रखना। घरेलू मक्खी से हैजा हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैलिग्नेट ट्यूमर में कोशिकाएं गुणन करती हैं, तेजी से बढ़ती हैं तथा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचकर नए ट्यूमर बनाती हैं, रोग की इस अवस्था को कहते हैं। तो देखो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया तो था, मेटास्टेटिस, कैंसर की एक अवस्था होती है मेटास्टेटिस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना इसे। ठीक है, आइए अगला है, निम्न में से कौन सा रोग या कौन से रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण सही विकल्प है। आइए जानते हैं। लिम्फोसाइट अधिक सक्रिय हो जाती है, गलत। शरीर अपनी ही कोशिका पर आक्रमण कर देता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगला है, विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम इंटरफेरॉन। क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन बोलते हैं। और विषाणु संक्रमित कोशिका से इंटरफेरॉन बनता है, और ये इंटरफेरॉन जो होती है विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं। क्या होती है, ये प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना। तंबाकू के सेवन से एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन के स्राव का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है, तो बताएंगे निकोटीन। निकोटियाना टोबेकम नामक पत्ती में निकोटीन मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा रोग, कौन सा रिंगवर्म रोगजनक नहीं है। अब देखो ये रिंगवर्म जो है ना, ये भाई दाद की बात कर रहा है। दाद को इसने, दाद का शब्द इंग्लिश का और इंग्लिश के शब्द को इसने हिंदी में लिख के दे दिया, बस यही काम करता है। NCERT एग्जाम्पल वाले यही काम करते हैं बस, और कुछ ना करते। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडमोरफाइटोन, मैक्रोस्पोरम, ये नहीं करेगा, नहीं पूछा है ना, नहीं ये वाला आएगा। ठीक है ना, देख रहे हो ना, इसने कितना कॉन्सेप्ट लगाया है। पहले तो दाद को इंग्लिश में लिख दिया, फिर नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, और नेगेटिव बोलने के लिए माइक्रो और मैक्रो यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें भाषा में फंसाने की कोशिश करेगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आइए, डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार जो है किससे होता है, तो आप कहेंगे ये एडिस मच्छर से होता है। किससे होगा, एडिस मच्छर से। क्यूलेस मच्छर से होता है हाथी पाँव। क्या होगा, हाथी पाँव, इसको फील पाँव या फाइलेरिसिस बोल देते हैं। एनाफिलिस से मलेरिया हो जाएगा। टाइफाइड रोग के जनक का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है, ध्यान रखना। एस्केरिसिस्ता होती है प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होती है। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, ये। श्वेत रुधिराणु कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है ल्यूकेमिया। क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा। इसी को हम बोल देते हैं क्या, ब्लड कैंसर, इसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज हम क्या काम करते हैं, बस यहीं तक छोड़ देते हैं। आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को क्या काम करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और इस वीडियो को 3 बार देख लो। कितनी बार देख लो, 3 बार। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर देख लेना। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 आपका ये आ गया है।
इससे तीसरा वाला पार्ट 3 भी इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसके पार्ट 3 को भी आप देख लेना। जिससे कि ये है कि आपकी जो बायोलॉजी है, मैं ये चाहता हूं कि बायोलॉजी में आप इस बार 90 क्रॉस कर दो। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? 90 क्रॉस करनी है। 90 क्रॉस आपकी आराम से हो जाएगी। बस तुम्हें क्या काम करना है वो भी मैं बता दे रहा हूं। तुमको बस एक काम करना है। पहला काम सुन लो। पहला काम, बायोलॉजी के जिसको मैंने नोट्स पढ़ा रखे हैं, पहले तुम बैठ के नोट्स याद करो। नोट्स हो जाए तो उसके बाद में उसके बाद में चैप्टर वाइज वीडियो दे रखी है, वीडियो कर लेना। दूसरे नंबर का, चैप्टर वाइज आप लोगों को क्या दे रखे हैं? टेस्ट दे रखे हैं, तो आप टेस्ट लगाओगे। तीसरे नंबर का, डेली आप सैंपल पेपर लगाओगे। क्या लगाओगे? सैंपल पेपर। और चौथे नंबर का, डेली आप एग्जाम टाइम में कौन कौन सी मिस्टेक आप लोगों से हो जाती है उन मिस्टेक को सुधारिए। तो आपको क्या काम करना है? एक है जीरो टू टॉपर, एक ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ में ये ध्यान रखना, पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम टाइम में याद कैसे करना है, सिलेबस जल्दी कैसे खत्म करना है। उसके साथ साथ में इंपोर्टेंट डायग्राम कौन से हैं। उसके साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाकर रखना है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारनी है, प्रेजेंटेशन कैसे बढ़िया बननी है। इन चीज़ों पर भी आप विशेष कर जोर देना, जिससे कि आप कंप्लीट तरीके से आपका जो माइंड है एक एज ए टॉपर की तरह काम करे और आप भी खुद को टॉपर ही मानिए। आप खुद को टॉपर ही समझो। जब आप अपने आप को टॉपर समझोगे तभी आप टॉपर बन पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, इसीलिए मैं बस आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं। आप इसे शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि मेरी मेहनत आप लोगों के काम आ सके। आप लोगों को लगे कि हाँ, सर ने जो क्वेश्चंस कराए थे वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और आप जब पेपर में करके आओ तो आप हैप्पी हो जाओ। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।